आप सभी का इस करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स के लिए आपको 8 महीने का कम करंट अफेयर्स कम से कम पढ़ना होता है। तो हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स से स्टार्ट कर रहे हैं और जिन एग्जामों को टारगेट करेंगे, मैं समझता हूँ कि जितनी भी करंट अफेयर्स है, इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नो डाउट कि आरपीएससी का पैटर्न आज बहुत डीप में जा चुका है और कुछ चीजें ऐसी हैं। अब उस पैटर्न के मतलब ऐसा भी नहीं कि इतना डीप में चला गया तो हम इतनी डीप में उतर जाएं कि अपन करंट याद करना ही मुश्किल हो जाए। ऐसा भी नहीं है कि अपन करंट के पीछे पड़ गए और बस उसी को याद कर लिया, उसी से भी काम नहीं चलेगा। अपन को क्या करना है कि बेटर एक्यूरेसी से काम करना होगा। इसलिए अपन को भी अपना दिमाग लगाना होगा। जैसे आरपीएससी थोड़ी चतुराई करने लगी है तो अपन को भी थोड़ी सी चतुराई करनी होगी। और उसमें मेनली पॉइंट ये है कि आपको चीजें फैक्ट चीजें थोड़ी डीप में भी पढ़नी होंगी, तो ओवरव्यू में के रूप में भी पढ़नी होंगी, जिससे आपका करंट कम टाइम में और अच्छे से कवर हो सके। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही सटीक रणनीति के तहत मैं करंट कराऊंगा, जिसकी सारी क्लासें आपको यूट्यूब पर उपलब्ध रहेंगी और कुछ समय बाद मैं यूट्यूब पर लाइव क्लासें ही दूंगा। रेगुलर करंट अफेयर्स की मैं क्लास देने को जाए, इस बात पर विश्वास करता हूँ कि 6 दिन में 2 घंटे की क्लास दी जाए और जिससे 6 दिन का 2 घंटे का करंट अफेयर्स कवर हो जाए, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है मेरे अकॉर्डिंग कि आप रोज थोड़ा थोड़ा क्लास लो। तो उसी में अपन करने की सोचेंगे और अच्छे से करेंगे। अब आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं, वो है राजस्थान की करंट अफेयर्स। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी एग्जाम में 8 महीने का करंट पूछा जाता है, तो मैं जुलाई या जुलाई के बाद जो भी एग्जाम लगेंगे उनको मैं यहाँ से टारगेट करूंगा, जिसमें मुख्यतः जो एग्जाम होगा एलडीसी, सीईटी और अदर राजस्थान के जितने भी एग्जाम होंगे उन सब की करंट अपन करेंगे। इंडिया की करंट अलग से होगी। पहले अपन स्टार्ट राजस्थान की कर रहे हैं, राजस्थान की पूरे महीने की होने के बाद फिर अपन इंडिया की करेंगे। और एक चीज, मैं करंट जब करूंगा तो दो दो महीनों के पार्ट में कर रहेंगे अपन, कि जैसे नवंबर और दिसंबर की राजस्थान की कंप्लीट कर ली, फिर नवंबर दिसंबर की इंडिया की कंप्लीट कर ली, और फिर जाकर अपन ने फिर जनवरी और फरवरी की अपन राजस्थान और फिर इंडिया, इस हिसाब से अपन चलेंगे। करंट अफेयर्स को अपन ना बिल्कुल बोझ बढ़ाना है और ना हल्के में लेना है। एक बहुत ही संतुलित और सदे हुए तरीके से करंट की करनी है, जिससे कि अपनी कम मेहनत से और अच्छी एक्यूरेसी आ सके। 100% एग्जाम किसी के भी करंट में कवर नहीं होते। आप कोई भी पढ़ लो और कोई सी भी पढ़ लो, वहां से 50-60% सबसे कवर हो जाएंगे, लेकिन 100% किसी से कवर नहीं होंगे। और बेसिक सा तरीका है कि यहाँ से आ गया, इतना पूछ लिया, ये तो बहुत ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक सही कहीं भी देखोगे तो किसी भी गाइड में आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो वो ये एग्जाम वहीं से मिलते हैं, तो अलग से नहीं मिलते। मैं दो बुक आपको वैसे ही रेफर कर चुका हूँ। एक तो 2 महीने की मूमल आती है उसको, और एक अंतरराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली दो है जिसके आधार पर आप अच्छे से कवर कर सकते हो। तो आज चलो अपन एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन के साथ ही अपन स्टार्ट करेंगे। मैं चाहूंगा इसी बारे में इधर उधर की बातें करने की बजाय काम की बातें करें, जिससे अपना टाइम काम आए। निश्चित रूप से ये चीजें बहुत ही आगे आपको काम देंगी जब भी आपका एग्जाम लगेगा तब। और महीने ऐसे ही आपको रेगुलर भी नोट्स दिए जाएंगे, और उसके साथ साथ एक साथ जब पूरा कंपाइल करके पूरा, जैसे राजस्थान की नवंबर की करंट कंप्लीट हो गई, पूरे राजस्थान के नवंबर की पीडीएफ, उसके बाद दिसंबर की नवंबर राजस्थान की कंप्लीट करंट हो गई तो दिसंबर की कंप्लीट पीडीएफ, सेम इंडिया की, तो ऐसे कंपाइल करके दिए जाएंगे। उसके अलावा आपको रेगुलर बेसिस पर डेली के जो भी क्लास होगी करंट की, उसके नोट्स भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। पर एक साथ इनको भी पढ़ते रहना, और वो बात वही रहेगी, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, बस इतना अंतर रहेगा कि वो एक साथ कंपाइल करके आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपन एक बहुत ही बेसिक सी चीज से अपन अपनी करंट स्टार्ट करते हैं। और बेसिक से मतलब जिसको आप सब कुछ थोड़ा बहुत सुन रखा हो, उस टॉपिक के बारे में अपन स्टार्ट करते हैं। तो नवंबर में जो सबसे बड़ी घटना घटी वो आरपीएससी में एक घटना घटी। और आरपीएससी में क्या घटना घटित हुई, कुछ दिन पहले तो मंजू शर्मा एक आरपीएससी की मेंबर थी, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। किसने दिया था? मंजू शर्मा ने अपना इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद नवंबर में संगीता आर्य जी, इन्होंने भी अपने क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। ये एसआई की एक भर्ती प्रकरण में इनका नाम उछल उछल कर आ रहा था।
जो हाई कोर्ट ने जिसको कैंसिल किया है, जिस पर बहुत विवादित बढ़ती रही, उस पर इनका नाम विवाद में आ रहा था। तो कहीं वो लिंक समझो या कोई और राजनीतिक दबाव या सरकार ने इनको कोई भी पीछे इनकी प्रक्रिया रही हो, पर इन दोनों ने अपना इस्तीफा दे दिया था, जिसमें मंजू शर्मा ने पहले इस्तीफा दे दिया था और नवंबर में संगीता आर्य ने भी अपना इस्तीफा दे दिया था। और वहीं आरपीएससी के लिए सुधार के रूप में सरकार ने भी कुछ कदम उठाए, सरकार ने भी कुछ सुधार किए। और उन सुधारों में क्या किया, पहले अध्यक्ष सहित 7 सदस्यीय आरपीएससी थी, अध्यक्ष सहित कितने, अध्यक्ष सहित पहले कितने मेंबर थे, 7, और उसको बढ़ाकर अब 11 कर दिया, जिसमें 10 तो क्या है, सदस्य हैं और प्लस अध्यक्ष। ये राजस्थान गवर्नमेंट ने, बचनलाल सरकार ने एक रिफॉर्म किया और रिफॉर्म के तहत इस 7 को बढ़ाकर 11 कर दिया। पहले अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 थी, और अब अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। तो वर्तमान में आरपीएससी के कितने सदस्य हैं, 11 अध्यक्ष सहित। अब क्वेश्चन में सब बेसिकली जब पॉलिटी पूछी जाती है तो वहाँ दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अध्यक्ष सहित कितने सदस्य हैं या कितने मेंबर हैं। जब इतने अध्यक्ष वगैरह कुछ नहीं कहे, कितने मेंबर पूछे, तो एक तरीके से अपन अध्यक्ष को भी मेंबर में काउंट करते हैं। तो उस हिसाब से अपन 7 बताएंगे और इधर 11 बताएंगे। या यह पूछे कि अध्यक्ष के अलावा कितने मेंबर हैं, तो अपन 10 बताएंगे। और पहले कितने थे मेंबर, 6 थे, एक अध्यक्ष और 6 मेंबर होते थे। और वर्तमान में 10 तो सदस्य हो गए और एक क्या हो गया, अध्यक्ष हो गया। तो ये राजस्थान सरकार ने थोड़ा सा रिफॉर्म किया है। इन सब के बारीक से एक एक नोट्स भी मिल जाएंगे। अब इसके अलावा और क्या किया, इसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट ने आरपीएससी के लिए, जैसे ही मंजू शर्मा और संगीता आर्या इनका इस्तीफा हो गया, तो निश्चित रूप से मेंबर की कमी हो गई और वहां काम प्रभावित होता। तो उससे पहले सरकार ने क्या किया, 3 नए सदस्यों की नियुक्ति कर दी। कितने, 3 नए सदस्यों की नियुक्ति कर दी। और ये थे, पहला था हेमंत प्रियदर्शी, कौन, हेमंत प्रियदर्शी, एक इनकी नियुक्ति की। दूसरे डॉक्टर अशोक कलवार, दूसरे मेंबर कौन, किसको बनाया, डॉक्टर अशोक कलवार को बनाया। और तीसरे बनाए डॉक्टर सुशील बिस्सू। तीसरा मेंबर कौन बनाया, डॉक्टर सुशील बिस्सू को। और वर्तमान में 3 ये नए अध्यक्ष, नए सदस्यों की नियुक्ति आरपीएससी में सरकार ने की है। ये 3 नए सदस्य और आ चुके हैं, कौन कौन से, हेमंत प्रियदर्शी, डॉक्टर अशोक कलवार और तीसरा डॉक्टर सुशील बिस्सू। एक चीज और, जो भी नोट्स, जैसे आपको नोट्स मिलेंगे उनके साथ साथ आपको इनके एमसीक्यू भी उपलब्ध कराए जाएंगे। नोट्सों के साथ मुझे लगता है कि एमसीक्यू बहुत बड़ा योगदान होता है करंट को याद रखने के लिए, एक बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। जैसे अपने पूरे टॉपिक किया, उसके नोट्स पढ़े या लिखे अपने, और उसके साथ साथ आपको एमसीक्यू भी उपलब्ध हो जाएंगे। तो इस तरीके से वर्तमान में 3 नए सदस्यों की और नियुक्ति कर चुकी है। और आरपीएस कुछ दिन पहले ही अध्यक्ष की भी नियुक्ति की थी। और अध्यक्ष कौन थे, यू आर साहू। यू आर साहू, ये कौन थे, अध्यक्ष थे, आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष है। ये भी कुछ दिन पहले ही सरकार ने इनकी नियुक्ति की थी, यू आर साहू। इसकी नियुक्ति कौन करता है, वैसे जनरली तो नाम के लिए तो राज्यपाल करता है, लेकिन मुख्यमंत्री की सिफारिश पर करता है ना। तो अपन देखेंगे अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, अध्यक्ष की, राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे वो मेंबर हो, इनकी नियुक्ति करता है। तो वर्तमान में यू आर साहू आरपीएससी के अध्यक्ष हैं, जिसे अपन उत्कल रंजन साहू है ना। और 3 ये जो सदस्यों की नियुक्ति की है, उनमें से ये जो हेमंत प्रियदर्शी थे, ये पूर्व आईपीएस थे,
और ये एक शिक्षाविद हैं, टीचर प्रोफेसर हैं। कौन है शिक्षाविद? डॉक्टर अशोक कलवार। और ये चिकित्सक है, मतलब एक तरीके के डॉक्टर ही हैं, ये मेडिकल डॉक्टर हैं ये। चिकित्सक कौन है? डॉक्टर सुशील बिस्सू। और शिक्षाविद अशोक कलवार। और हेमंत प्रियदर्शी पूर्व आईपीएस है। वैसे झारखंड के थे, इन पर इनकी पोस्टिंग अलग अलग जगह, जैसे आईपीएस आईएएस की रहती वैसे ही थी। तो वैसे झारखंड के रहने वाले थे और इनकी नियुक्ति राजस्थान में एक आरपीएससी सदस्य के रूप में इनकी नियुक्ति हुई। किसकी? हेमंत प्रियदर्शी की, डॉक्टर अशोक कलवार की और डॉक्टर सुशील बिस्सू की। इन तीन नए आरपीएससी में कौन शामिल हो गए? ये सदस्य शामिल हो गए। अध्यक्ष कौन है? यूआर साहू। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल इनकी नियुक्त करता है। किसकी सिफारिश पर? मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। और जो मंजू शर्मा और संगीता आर्य, ये अपना इस्तीफा, अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना इस्तीफा दे चुके हैं। पहले सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थे अध्यक्ष सहित, और वर्तमान में 11 सदस्य हैं अध्यक्ष सहित। ठीक है। इनके नोट्स और एमसीक्यू आपको मिल भी जाएंगे और आप उनको लिख लेना। जैसे आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मैं आपको लिंक भेज दूंगा, और जो यूट्यूब पर डालेंगे तो आने के बाद जो यूट्यूब टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो भी वहां पे डाली जाएगी। तो वहां आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। अब ठीक है, एक दो चीजें और चलते हैं आगे। 3 सदस्य नियुक्त किए। कौन कौन से देबू? हेमंत प्रियदर्शी, डॉक्टर अशोक कलवार और सुशील बिस्सू। 3 सदस्यों की आरपीएससी में नए सदस्यों के रूप में नियुक्ति की है। अब इसके अलावा अपन नेक्स्ट चलते हैं। नवंबर में ही राजस्थान के मुख्य सचिव बदले और नई मुख्य सचिव की नियुक्ति हुई। राजस्थान के नए मुख्य सचिव की नियुक्ति हुई। वी श्रीनिवासन। ये सीनियर आईएएस हैं, इनकी राजस्थान में मुख्य सचिव के तौर पर नियुक्ति हुई है। मुख्य सचिव एक तरह का जो जितने भी अधिकारी होते हैं, चाहे वो आईएएस आईपीएस जितने भी कर्मचारी होते हैं, कार्मिक विभाग हो गए, उनका सर्वोपरि जो सबसे मुखिया बॉस होता है ना, ये जितने भी कार्मिक होते हैं राजस्थान सरकार के, उनके सबका मुखिया होता है। और दूसरा इसका मेन कार्य होता है, सरकार को सलाह देता है। ये जो मुख्य सचिव क्या करता है? सरकार को सलाह की देता है। और एक तरीके से अपन मानते हैं ये एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है, जो अपने जीवन काल में एक लंबी सेवा करने के बाद में मुख्य सचिव के पद पर पहुंचता है। जो भी आईएएस या आईपीएस जो आईएएस जो भी बनता है, उसकी सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है वो मुख्य सचिव के तौर पर होती है। जनरली ये 55 जो लास्ट में जब रिटायरमेंट के टाइम होता है तभी इस पोस्ट के आसपास पहुंचते हैं। बहुत लंबा कार्यकाल होता है। एक सीनियर पहले इसमें भी कई सारी चीजें थी, अलग अलग प्रथाएं थी पहले कि सीनियर कोई भी आईएएस होता, जो सीनियर आईएएस होता, प्रथाओं के तौर पर उसे बना देता। पर ऐसा कोई नियम नहीं था, रूल नहीं था कि कोई सीनियर आईएएस है उसी को अपन मुख्य सचिव बनाए। राजस्थान सरकार जिसको मुख्यमंत्री को पसंद हो उसे मुख्य सचिव के रूप में बना सकती है। तो वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव कौन बने हैं? वी श्रीनिवासन। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने स्थान लिया है सुधांशु पंत का। सुधांशु पंत का इन्होंने स्थान लिया। सुधांशु पंत जब भजनलाल सरकार बनी, भजनलाल सरकार जी मुख्यमंत्री बने, तब भजनलाल जी ने सुधांशु पंत को मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया था। और उसके बाद अब बदलते हुए वी श्रीनिवासन को नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया है। तो राजस्थान के वर्तमान नए मुख्य सचिव कौन है? वी श्रीनिवासन। कौन है? वी श्रीनिवासन। वी श्रीनिवासन ने किसका स्थान लिया? सुधांशु पंत का इन्होंने स्थान लिया है। अब अपन चलते हैं साहित्य पुरस्कार, जो केंद्रीय लेवल पर साहित्य में अलग अलग जगह पुरस्कार दिए जाते हैं। और साहित्य पुरस्कार दो तरह के रूप में मुख्य रूप से दिए जाते हैं। साहित्यिक पुरस्कार, साहित्य पुरस्कारों में दो तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं, एक तो बाल और एक युवा।
बाल और युवा, दो तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं। अपन जब जनरली पढ़ रहे हैं राजस्थान की करंट, तो राजस्थान के जिनको भी साहित्य को पुरस्कार मिला है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बाल पुरस्कारों में मिला है पुरस्कार भोगीलाल पांड्या को। किसको मिला है? सॉरी, भोगीलाल पाटीदार को। ये बाल पुरस्कार मिला है, किसको मिला है? भोगीलाल पाटीदार को। और किसके लिए कृति क्या है, इन्होंने क्या कविता लिखी, क्या लिखा, साहित्य क्या है, कुछ कविता लिखी आपने, कोई ऐसी कहानी लिखी, साहित्य वही तो होता है जिसके लिए पुरस्कार दे सरकार। और इन्होंने जो साहित्य लिखा है वो लिखा है पंखेरुनी पीड़ा। पंखेरुनी पीड़ा। तो बाल साहित्य का पुरस्कार किसे मिला है? भोगीलाल पाटीदार को, जिसकी क्या है? पंखेरुनु पीड़ा। और युवा साहित्य में पुरस्कार मिला है पूनम चंद गोदारा को। ये क्वेश्चन बहुत भर 2025 में आप देखोगे बहुत एग्जाम पूछा गया, भर भर के पूछा गया है। और जब तक नया नहीं मिलता तब तक ये मानो फिर से पूछने की संभावना लगातार बनी रहती है। तो युवा में मिला पूनम चंद गोदारा। पूनम चंद गोदारा को युवा में पुरस्कार मिला है। अब इन्होंने कौन सी कृति लिखी? इन्होंने कृति लिखी अंतस रे आंगने। अंतस रे आंगने। अंतस रे आंगने युवा साहित्य में कृति लिखी, उसके लिए मिला। वो किसको मिला? पूनम चंद गोदारा को। और बाल साहित्य में पंखेरुनी पीड़ा लिखी भोगीलाल पाटीदार ने, उनको बाल साहित्य में मिला। तो अपन को मुख्य रूप से जो ध्यान रखनी है, दो ही चीजें रखनी है। बाल साहित्य में पुरस्कार किसको मिला राजस्थान से? भोगीलाल पाटीदार को। और युवा में किसको मिला? पूनम चंद गोदारा को। बाल साहित्य में भोगीलाल पाटीदार ने क्या कृति लिखी? पखेरुनी पीड़ा। और पूनम चंद गोदारा ने लिखी अंतसरे आंगने। अंतसरे आंगने। ठीक है, ये साहित्य में पुरस्कार मिले। किस किस को मिले? भोगीलाल पाटीदार और पूनम चंद गोदारा को। लिखने की बोल रहे हो, लिखने के लिए आपको अलग से पूरा टाइम बहुत है, लिखा दूंगा एक एक लाइन। चाहे आप नोट्सों से लिख लेना, चाहे अलग एक एक लाइन बोर्ड के थ्रू भी मैं आपको लिखा दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, मतलब जो कृषि से संबंधित, दूध पालन से संबंधित जो पुरस्कार मिलते हैं उसके लिए, वो इस साल किसको मिला? 2025 पुरस्कार किसको मिला? तो अगला है राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड। राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड ये किसको मिला और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? जनरली गोपाल से, जैसे गायों से समझ आ रही हो, गोपाल का मतलब यहाँ गायों से आप थोड़ा सा समझ सकते हो। ये दूध से संबंधित कोई नया काम करने या कृषि से में कोई ऐसे चीज करने जो एग्रीकल्चर के अलावा अतिरिक्त इनकम बढ़ाता हो, कुछ मतलब एक्स्ट्रा करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। जनरली ये दूध के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार ये मिला घिनुई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति। ये किसको मिला है? ये मिला है घिनोई दूध उत्पादक सहकारी समिति को मिला है। और ये कहां पर स्थित है? ये जयपुर में। ये घिनोई दूध उत्पादक सहकारी समिति को मिला है और ये जयपुर में स्थित है। कौन सा? राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान ललित कला अकादमी ने कला के क्षेत्र में जिनकी अलग अलग कृतियां लिखी हैं उनके लिए पुरस्कार दिए हैं। राजस्थान ललित कला अकादमी किसने दिए? राजस्थान ललित कला अकादमी।
इसने कला के क्षेत्र में 9 लोगों को पुरस्कार दिए हैं। कितने लोगों को दिए? 9 लोगों को पुरस्कार दिए हैं ये। और 25,000 रुपये प्रत्येक को राशि दी है। प्रत्येक को पुरस्कार में क्या दिया है इसने? 25,000 रुपये प्रत्येक को राशि स्वरूप में भी नगद प्रदान किया है। अब ये किन किन को मिले हैं, चाहे तो आप इनको थोड़ा सा अच्छे से करना है, जैसे पॉइंट इनको छोड़ना ही नहीं है, वो वाली चीज आती है, तो आप उसको देख सकते हो। 9 के लोग, उनका नाम भी याद रख सकते हो, या फिर आप उनके साथ साथ जो उनकी कृतियां लिखे वो भी ले जा सकते हो। मैं दोनों चीज करा देता हूँ। सबसे पहले रमेश कुमार सैनी, इनकी कृति है जयपुर की गलियां। क्या कृति है? जयपुर की गलियां। जैसे नाम से समझ आ रहा है, जयपुर के बारे में लिखा हुआ, जयपुर की गलियों के बारे में लिखा हुआ, जयपुर की बनावट के बारे में लिखा हुआ, उसके बारे में क्या जो कल्चरली चीजें चल रही हैं उनके बारे में लिखा होगा। ये किसने लिखा है? रमेश कुमार सैनी ने लिखा है। दूसरा है शिवपाल कुमावत। दूसरा क्या है? शिवपाल कुमावत। ये लिखा है, इसने लिखी है डिल्यूजन सेकेंड। इसने क्या लिखी है? डिल्यूजन सेकेंड लिखी है। उसके अलावा विकास कुमार मेरोठा। वैसे इतनी डीप वाली बात आ गई ना, वो वाली आजकल वैसे बहुत कम संभावनाएं रहती है कि इस तरह जब नो पुरस्कार दिए, तो ऐसे तो पूछ कुछ भी पूछ सकते हैं, पर आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी ऐसे अब ऐसा लगा ना, इतनी कौन याद करेगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। अब जैसे एक बार रिवीजन कर लिया, वो अपना आप याद रहेंगे, ज्यादा आपको जोर ऐसा पड़ेगा नहीं। तो विकास कुमार मेरोठा ने लिखी है समुद्र सेकंड। विकास कुमार मेरोठा ने कौन सी लिखी है? समुद्र सेकंड। है ना? दिख रहा था? ठीक। उसके बाद है धीरज बलियार। धीरज बलियार ने लिखी है, कौन सा है? धीरज बलियार। इसने बीविंग नाम से एक बुक लिखी है। क्या नाम से? बीविंग ट्रेडिशन नाम से। बीविंग ट्रेडिशन नाम से बुक लिखी है। ये किस लिखी है? धीरज बलियार के नाम से। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब जैसे ये कब दिए पुरस्कार? नवंबर में दिए। अब मान लो आपका एग्जाम दिसंबर में, जनवरी में, तो संभावना थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। जुलाई के आसपास इनके बारे में थोड़ा सा ये इतनी सारी जो थोड़ी डस्क इन्फॉर्मेशन हो जाती है एक तरीके से, तो कम चांसेस है, फिर भी अपन इनको कर रहे हैं। फिर है मोहनलाल चौधरी। इनकी कृति ली है मत बांचो रे गठरिया। क्या लिखे हैं? मत बांचो रे गठरिया। ये किसकी है? मोहनलाल चौधरी ने ये लिखी है। उसके बाद जयंत शर्मा। जयंत शर्मा ने लिखी सिटी ऑफ ड्यूस। क्या लिखी है? सिटी ऑफ ड्यूस लिखी है इन्होंने। ठीक है, लगे तो बीच बीच में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर है श्वेता नैना। इनकी कृति है तारा थर्ड, तारा थ्री। अब इनमें क्या लिखा हुआ है वो तो इनको पढ़ने के बाद पता चलता है। तारा थर्ड नाम से अपन एक टिक लगा सकते हैं, याद है जी, कि श्वेता नैना तारा थर्ड, है ना। उसके बाद लिखे करुणा। करुणा, करुणा वैसे कृपा। तो इन्होंने लिखी चाइल्डहुड
थर्ड, कौन सी बुक लिए इन्होंने? बुक लिखी है चाइल्डहुड थर्ड। और उसके बाद सबसे जो लास्ट नॉवल बचती है वो है उर्मिला शर्मा। उर्मिला शर्मा, उर्मिला शर्मा ने जी ने लिखी है अनुकल्प फर्स्ट। अनुकल्प फर्स्ट। तो इस तरह से ये थोड़ी जैसी डस्क इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको कराने की कोशिश की है। बाकी अपन पॉइंट टू पॉइंट जैसे अपन आरपीएससी के देखा, आरपीएससी के 3 नए सदस्य आए, कौन कौन से आए? हेमंत, प्रियदर्शनी, डॉक्टर सुशील बिस्सू, और कौन सा आया था? नहीं पता? अभी तो बताया, 1 मिनट में भूल गया। 1 मिनट में मैं भूल गया। डॉक्टर अशोक कलवार, है ना? तो कलवार जी कौन थे? शिक्षाविद थे। और बिस्सू जी कौन थे? चिकित्सक थे। और हेमंत प्रियदर्शी कौन थे? पूर्व आईपीएस थे। ठीक है, देखिए फिर अपन ने साहित्य पुरस्कारों के बारे में पढ़ा। साहित्य पुरस्कार किस किसको मिले? बाल साहित्य में किसको मिला? लिखा या नहीं लिखा? अच्छा, लिखा नहीं, फिर तो कहाँ से याद होगा। बाल साहित्य में जो पुरस्कार मिला वो भोगीलाल पाटीदार को मिला। और युवा साहित्य में जो पुरस्कार मिला वो पूनम चंद गोधरा को मिला। फिर अपन ने देखा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार वो गिनोई दुग्ध सहकारी समिति को मिला, जो जयपुर में स्थित है। पॉइंट टू पॉइंट चीजें जब अपन करेंगे तो बेसिकली और थोड़ा सा और इसमें और क्लियरिटी आएगी जो अपन इसको डीप में करेंगे। तो मैं ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य था, इसमें आपको खाली मैं एक बताना चाहता हूँ कि मैं करंट स्टार्ट कर रहा हूँ। और मेरा जो पर्सनल इंट्रोडक्शन है असिस्टेंट प्रोफेसर हरवंश सिंह। आपको ये मान के चलना कि करंट के लिए आप पूरी तरह स्वतंत्र और डिपेंडेंट हो सकते हो। करंट के लिए मैं आपको कुछ भी कहीं से भागने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, ये मैं आपको कह रहा हूँ कि नवंबर के से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो नवंबर की करंट के बाद की बात करें या नवंबर की बात करें, है ना? जिनके आप आने वाले टाइम में जो भी एग्जाम लगेंगे। तो आई होप इस क्लास में आपको कुछ चीजें समझ आई हो, और आने वाली क्लासों में अपन इस करंट के बारे में और डिटेल से पॉइंट टू पॉइंट चीजें डिस्कस। आज मेरा छोटा सा ये एक खाली बेसिक वीडियो है। उसके बाद अपन सीधा जैसे इसको 6 दिन में या तो 2 घंटे की क्लास लेकर करेंगे, या 6 दिन में 1 डेढ़ घंटे की, या 3 दिन में 1 घंटे की क्लास ले ली, फिर 3 दिन में 1 घंटे की क्लास ले ली। तो इस तरीके से, पर हाँ, करंट कंप्लीट कराई जाएगी। साथ में आपको कंप्लीट इसके जो भी कराया जाएगा उसके नोट्स मिलेंगे। एक साथ तो जैसी क्लास होगी उस साथ के साथ भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, जिससे आप उतार सकते हो, लिख सकते हो। मुश्किल से 1-2 पेज होगा जो आप आराम से 2 घंटे 3 घंटे की वो लिख सकते हो। हाँ, और जैसे पूरे महीने हो जाएगा उसमें एक साथ आपको कंपाइल करके नोट्स भी मिल जाएंगे, जिसको आप प्रिंटेड होंगे, जिन्हें आप पीडीएफ भी निकाल सकते हो। थैंक यू। आई होप अपन करंट में जुड़ने के लिए सब प्रयास करें और करंट को एक साथ मिलकर करेंगे। थैंक यू।